लिखा पहला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिख लिया, लिखो बिकॉज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। बिकॉज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। बिकॉज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो एक तो फिजिकल मेथड ये हो गया, हम एमीन्स को अलग कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा। आगे हम लोग इसको सीखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज में। तो एक मेथड सीख गए। दूसरा सबसे जो इम्पॉर्टेंट तरीका है इसको अलग करने का केमिकली, वो ये है हिंसबर्ग मेथड। इस पे लिखना है इंपॉर्टेंट, हिंसबर्ग मेथड। ठीक, तो हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग कि हिंसबर्ग रिएजेंट कौन है। हिंसबर्ग रिएजेंट जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। अब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कैसे लिखोगे? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये देखो, लिखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। देखो बेंजीन SO3H यहां लिख देते तो क्या हो जाता? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो उसी का ये कंपाउंड है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बताते हैं, देखिए बेसिकली यही रिएजेंट कहलाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। और यहाँ जो एक्टिव स्पीसीज है इसमें जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगी वो ये ग्रुप करेगा पार्टिसिपेट, SO2Cl। तो अगर हम हिंसबर्ग रिएजेंट में ऐसे लिख दें तो उसकी रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं आएगा। और अगर कभी एग्जाम में ये ऑप्शन ना दिया हो तो हम इस पे निशान लगा सकते हैं, इस पे, क्योंकि रिएक्शन के अंदर जो यहाँ पे ग्रुप लगा होगा उससे कोई मतलब नहीं है। बेंजीन की रिंग कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट यहाँ नहीं करती। रिएक्शन में पार्टिसिपेट जो करेगा वो कौन होगा? SO2Cl। तो इसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो बेसिकली यही है हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। लेकिन अगर ये ना दिया हो और ये है ही नहीं ऑप्शन में और ये लिखा है तो इस पर भी हम निशान लगा सकते हैं। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पैराटोलिल सल्फोनिल क्लोराइड। देखिए इसका नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? पैराटोलिल, पैरा पोजीशन है ना ये अपोजिट, पैराटोलिल सल्फोनिल क्लोराइड। तो हम इसको बोल सकते हैं ना, इसको भी बोल सकते हैं। ठीक, अब रिएक्शन कैसे होगी लिख लिया आपने। देखिए बेंजीन की रिंग को हम C6H5 लिख लेते हैं, SO2 हमारे पास है, Cl है। ठीक, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। इसको हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन से अलग अलग रिएक्शन कराएंगे। अभी आप हमें बताइए ये कौन सी एमीन है? आप बताइए ये कौन सी एमीन हमने लिखा है? प्राइमरी। ठीक, ये हाइड्रोजन क्या है? N पे लगी है और यहाँ पे ये Cl लगा है। तो देखिए ये हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, इस एसिडिक ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और यहाँ आफ्टर रिप्लेसमेंट जो प्रोडक्ट बनेगा वो C6H5SO2NHR आ जाएगा। ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ आपको अलग करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि इट मीन्स हिंसबर्ग मेथड इज नॉट पॉसिबल इन टर्शियरी एमीन्स। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि एक्टिव जो पार्ट है वो यहाँ हाइड्रोजन है जो Cl के साथ जाएगा। टर्शियरी एमीन में हाइड्रोजन होता ही नहीं, तो टर्शियरी एमीन कभी ये रिएक्शन नहीं देगी। तो अलग किसको हमें करना है? प्राइमरी को सेकेंडरी से। टर्शियरी में रिएक्शन ही नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देखिए जो बना है ये क्या लिखा है?
एल्काइल ये, और इसका नाम है बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब इसके पास आप गौर से देखिए, यहाँ पे हम जो मार्क कर रहे हैं ये कौन सी हाइड्रोजन है इसके पास, बताइए, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन दिस कंपाउंड इट्स सॉल्युबल इन बेस, क्योंकि इसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, और यहां हम बेस ले लेंगे तो बेस में ये एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से कंपाउंड घुल जाएगा, तो यहां हम कहेंगे कि ये क्या होगा, इसके अंदर सॉल्युबल होगा। लिख लीजिए। ये जरूरी नहीं कि हमने NaOH लिया तो आप भी NaOH लें, कोई भी बेस ले सकते हैं, NaOH, KOH, तो सॉल्युबल हो जाएगा ये बेस के अंदर। तो बताइए प्राइमरी एमीन का सल्फोनामाइड बेस में घुलनशील है या डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक, अब देखिए, अगर हम इसी रिएजेंट को सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या इफेक्ट आएगा, देखिए, नोट कर लीजिए आप। ये देखिए प्राइमरी एमीन था तो ऐसा ऐसा हुआ। अगर हम इस एमीन को सेकेंडरी कर दें तो क्या होगा, देखिए, सेकेंडरी करने पे क्या फर्क पड़ेगा हमारे पास, ये H हट के यहाँ पे R आ जाएगा, बोलो यही तो होगा। तो H यहाँ पे है, रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि N पे क्या रहेगा, बोलो R। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर हो रही बात। और जब यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, अच्छा इसका नाम क्या होगा, N, बोलो क्या नाम होगा, N, डाई एल्किल, बोलो समझ में आ रही नहीं, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। और बताओ बेस के अंदर जब इसको डालोगे तो क्या रहेगा, ये इनसॉल्युबल, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। तो बस प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन के सल्फोनामाइड को सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे हम सेपरेट कर सकते हैं। प्राइमरी एमीन का जो सल्फोनामाइड बनेगा वो ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन सॉल्युबल इन बेस। सेकेंडरी एमीन का जो सल्फोनामाइड बनेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इनसॉल्युबल इन बेस। ये रीजन पे फोकस करिएगा, तभी आप क्वेश्चन जो है वो बुक के अंदर एग्जाम्पलर में कर पाएंगे। रीजन पे फोकस करना है कि ये सॉल्युबल क्यों है, ये इनसॉल्युबल क्यों है, वो सॉल्युबल क्यों था। तो रीजन है उसका एसिडिक हाइड्रोजन। अच्छा बताइए, अब अगर यहां हम टर्शरी एमीन लें, ऐसे सोचिए, तो यहां पे H की जगह R आ जाएगा, बोलो, तो फिर क्या ये रिएक्शन हो पाएगी, नहीं। इसका मतलब सीधे सीधे हम लिख सकते हैं टर्शरी एमीन डू नॉट गिव हिंसबर्ग रिएक्शन या टेस्ट, बोलो, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। टर्शरी एमीन डू नॉट गिव हिंसबर्ग टेस्ट। क्लियर हो गया। थर्ड और लास्ट, ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन है अनसॉल्व में, उसके लिए पढ़ रहे हैं। जो अपने सिलेबस में है वो यही दोनों तरीके थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और हिंसबर्ग मेथड। तो आप हिंसबर्ग पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए एग्जाम के लिए, ये अपने सिलेबस में है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी, एग्जाम्पलर में भी। अब जो पढ़ रहे हैं वो अनसॉल्व में एक दो क्वेश्चन हैं, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक,
तो तीसरा और लास्ट लिख लीजिए हॉफमैन मेथड। हॉफमैन मेथड। हॉफमैन मेथड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हॉफमैन्स रिएजेंट। हॉफमैन्स रिएजेंट क्या है ये? डाई एथाइल ऑक्जेलेट। डाई एथाइल ऑक्जेलेट। डाई एथाइल ऑक्जेलेट। देखो ऑक्जेलिक एसिड बना लेना। ये देखो ऑक्जेलिक एसिड है, H हटाना यहाँ से। देखो ऑक्जेलिक एसिड है, यहाँ से H हटा देना और क्या लगा देना बोलो? इथाइल। तो बच्चों ये बन जाएगा डाई इथाइल ऑक्जेलेट। ये रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझ लीजिए। ठीक, डाई इथाइल ऑक्जेलेट बना लिया। अब हम इसको आपको एमीन से रिएक्शन करा के दिखाते हैं। तो लिखिए, देखिए ये डाई इथाइल ऑक्जेलेट इसका रिएजेंट है। प्राइमरी एमीन जब रिएक्शन करती है तो उसके 2 मोल रिएक्ट कर जाते हैं इससे। प्राइमरी एमीन के 2 मोल रिएक्ट कर जाते हैं। देखिए ये मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है इसमें। एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 मॉलिक्यूल बाहर चले जाते हैं इससे। ठीक है, तो देखिए क्या रहता है, क्या रहता है कि ये C2H5O और H बाहर निकल गया। तो कितने मोल निकल गए बच्चों? 2 मोल्स ना, एथाइल एल्कोहल, ये बाहर चला गया। क्लियर? अब यहाँ पे जो बचा है आप उसको अगर गौर से देखिए तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो एमाइड आ रहा है। बोलो CONH2 को क्या कहते हो? एमाइड। तो यहाँ देखो R है। इसका मतलब जब एमीन हम प्राइमरी लेंगे, प्राइमरी एमीन अगर हम लेंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? एमाइड होगा। बताओ क्या नाम होगा इसका? ऑक्सामाइड। ऑक्जेलिक एसिड का एमाइड है तो नाम होगा ऑक्सामाइड। अगर कुल तुम क्लास में रहे होगे तो कल ये बताया होगा कि सिर्फ एक एमाइड है जो लिक्विड है, दैट इज फॉर्मामाइड। कल ये बताया होगा। बाकी जितने भी एमाइड होते हैं सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इसका मतलब ये जो ऑक्सामाइड है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक, हमेशा ये ध्यान रखना कि हिंसबर्ग का मेथड एमीन्स को डिस्टिंग्विश करता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। हॉफमैन का मेथड एमीन्स को डिस्टिंग्विश करता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट। क्लियर? ये क्या बना रहा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहा है, एमाइड बन रहा है। इसका नाम हो जाएगा N, क्या? डाई एल्किल ऑक्सामाइड। तो खाली ऑक्सामाइड लिख लो। तो ये हो गया प्राइमरी एमीन। क्लियर? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको लिखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम क्या करेंगे? हम प्राइमरी एमीन की जगह अब हम सेकेंडरी एमीन यूज करेंगे, तब देखेंगे क्या होगा। देखिए सेकेंडरी एमीन में यही डाई इथाइल ऑक्जेलेट अगर सेकेंडरी एमीन से रिएक्शन करा दें ये, तो 1 मोल से रिएक्शन करता है और यही C2H5 यहाँ से बाहर जाता है। अब आपको ये क्लियर लगने लगा होगा कि टर्शियरी एमीन यहाँ भी रिएक्शन नहीं करेगी, हाँ, क्योंकि H नहीं होगा उसके पास। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, CO, यहाँ पे N और ये R पहले से था, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऐसे बना दो, CO हो गया वो और N-R, और यहाँ पे क्या होगा COO C2H5। बच्चों इस कंपाउंड को देखो RCOOR को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर, ऑक्जेमिक ईस्टर। और आपको जरूर बताया होगा कि ईस्टर फ्रूटी स्मेल के लिक्विड होते हैं पढ़ाते समय। तो यहाँ लिक्विड बनेगा,
तो देखिए आपने यहाँ जो अलग किया है किस बेसिस पे किया है, अलग इसकी बेसिस पे। यहाँ लिक्विड को मार्क करिए, वहाँ क्रिस्टाइन सॉलिड को मार्क करिए। यहाँ लिक्विड को और वहाँ क्रिस्टाइन सॉलिड को। क्लियर? अब हमें ये समझाइए आप कि क्या टर्शरी एमीन अगर हम यहाँ पे लें तो उसके पास यहाँ हाइड्रोजन होगी? नहीं होगी। तो यहाँ से इथाइल अल्कोहल निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका मतलब सीधा सीधा हम लिख सकते हैं टर्शरी एमीन डू नॉट गिव हॉफमैन टेस्ट। 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 क्लियर? तो हम लोगों ने पूरा प्रिपरेशन पढ़ लिया। आज जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हमने सीखा है वो रिडक्टिव एमिनेशन है और गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है। और फिर अभी सेपरेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सीखा है वो हिंसबर्ग का तरीका है।